हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, आज से पहले अभी हमने जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट की सारी एक्टिविटी पढ़ ली थी और कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि एडजस्टमेंट अगर हमें न्यूमेरिकल में दे रखी होती है तो उन एडजस्टमेंटों को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के साथ साथ अपने न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और किस तरह की एडजस्टमेंट हमारी होती है। ठीक है, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है, टीएस ग्रेवाल की बुक है जिसमें से मैंने एक न्यूमेरिकल ले रखा है और उस न्यूमेरिकल को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और जिसके बेस पर हम चेक करेंगे कि किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉर द ईयर 2013-14 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। दक्ष लिमिटेड के यहाँ पर ये दे रखा है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014। सर बैलेंस दे रखे हैं 31 मार्च 2014 को, 31 मार्च 2013 को। 13 प्रीवियस ईयर हो गई, 14 करंट ईयर हो गई। तो शेयर होल्डर फंड दे रखा है जिसमें कि शेयर कैपिटल हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, करंट ईयर में 6 लाख, प्रीवियस में 4 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हमको दे रखा है 2 लाख करंट ईयर और 1 लाख प्रीवियस ईयर। नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमको 1 लाख करंट ईयर और 2 लाख प्रीवियस ईयर रुपीज दे रखी है। करंट लायबिलिटीज में दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी बैंक लोन हमको करंट ईयर में नील दे रखा है और प्रीवियस ईयर में 10,000 मींस ये इसका हमने पेमेंट कर दिया होगा करंट ईयर में। ठीक है, इसके बाद देखा ट्रेड पेबल दे रखे हैं हमको 60,000 रुपीज के प्रीवियस ईयर में, 45,000 के करंट ईयर में हमको दे रखे हैं। इसका शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है 40,000 प्रीवियस ईयर और 70,000 करंट ईयर। इसमें नोट नंबर 1 दे रखा है जो नीचे दे रखा है हमको प्रोविजन फॉर टैक्स। जो प्रोविजन फॉर टैक्स हमको दे रखा है इसके बेस पर हम ये देख लेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो प्रीवियस ईयर में 40 था और करंट ईयर में आकर के वो 70 हो गया है। तो ये लायबिलिटी होंगी। उसके बाद आती है एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं जिसमें टेंजिबल फिक्स एसेट्स दे रखी है, बिल्डिंग प्रीवियस में 6 लाख और करंट ईयर में भी 6 लाख। ठीक है, इंटेंजिबल पेटेंट दे रखे हैं हमको प्रीवियस में 50,000, करंट ईयर में 45,000। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं दे रखा और करंट ईयर में 75,000 रुपीज का दे रखा है। करंट एसेट्स दे रखी है हमको, इन्वेंट्री दे रखी है प्रीवियस में 10,000, करंट में 15,000। ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 1,20,000 प्रीवियस में और करंट में 1,95,000। ऐसे कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है हमको प्रीवियस में 30,000, करंट ईयर में 85,000 रुपीज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हमको सारा न्यूमेरिकल दे रखा है। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट बोली हुई हैं। इसमें पहला नोट दे रखा है डिविडेंड पोस्ट फॉर द ईयर 2012-13 एंड 13-14 60,000 80,000, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो है वो प्रपोज डिविडेंड है 60,000 और करंट ईयर का है 80,000 रुपीज। और हमें यहाँ पर केवल रिक्वायरमेंट होती है प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड की। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड की हमें कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर है नहीं, तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। ठीक, इसके बाद आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है बिल्डिंग कॉस्टिंग 75,000 वॉज परचेस, यानी करंट ईयर में हमने 75,000 की बिल्डिंग परचेस किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन ओल्ड बिल्डिंग द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज 63,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000, यानी एक ओल्ड हमारे पास बिल्डिंग है जिसकी 63,000 रुपीज कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, जिसको हमने 5,000 के लॉस पर सेल कर दिया है। ठीक है, ऐसे भी देख लेंगे क्या करना है। टैक्स प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 80,000, यानी करंट ईयर में हमने जो टैक्स है वो प्रोविजन फॉर टैक्स जो किया है वो 80,000 का किया है। अब इन एडजस्टमेंटों में हमें पता लगा है एक तो बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है और एक हमें यहाँ पर है टैक्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इन प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखे हैं और बिल्डिंग के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी है। इट मींस जिसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं और फिर आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यस, तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट इसके बना लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट में करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो फर्स्ट वर्किंग नोट जो अपना आ रहा है वो है अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीज का और करंट ईयर में दे रखा है 2 लाख रुपीज का, यानी कि प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के बेस पर हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना होता है, हम करेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट दे रखा है हमको 2 लाख रुपीज का, प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीज का दे रखा है। तो 2 लाख माइनस 1 लाख
हमारे जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो टोटल 1 लाख रुपीज़ का निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स को। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें आता है वो करंट ईयर का आता है, यानी कि जो करंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड किया हो। तो हमें नीचे एडजस्टमेंट में जो दे रखा है उसमें दे रखा है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000, मीन्स करंट ईयर में जो टैक्स मेड किया गया है वो 80,000 रुपीज़ का मेड किया गया है। तो टैक्स मेड कर लेते हैं 80,000 रुपीज़ का, वो लिख देते हैं, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा है 80,000 रुपीज़ का, जो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है प्रपोज डिविडेंड, देखते हैं। प्रपोज डिविडेंड कौन सा आता है? प्रपोज डिविडेंड जो आता है वो आता है प्रीवियस ईयर का, जो हमने फॉर्मेट में पढ़ा था। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का आता है। जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो हमें देगा 60,000 रुपीज़, वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 60,000 रुपीज़। इसके बाद जनरल रिजर्व हमें दे नहीं रखा है किसी भी टाइप का, और किसी भी टाइप का टैक्स रिफंड हमें दे नहीं रखा है। तो इसको टोटल करके हम करेंगे 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000, तो हमारा निकल के आता है 2,40,000 रुपीज़। यानी यहाँ पर हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 2,40,000 हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। अब हमें क्या करना है, आगे और बनाने हैं, यानी अब इसके बाद हम लेजर बनाएंगे। लेजर कौन सा बनाते हैं? सबसे पहले बताते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये वर्किंग नोट करता जा रहा हूं, आप लोग इसे साथ के साथ कॉपी करते जाएंगे। ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लेजर बना रहे हैं। लेजर का एक ही फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब इसको हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम अमाउंट लिखना स्टार्ट करेंगे, कौन सा अमाउंट किधर आएगा। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है, वो है 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमको 70,000। ओपनिंग बैलेंस 40,000 इधर लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 70,000, यानी कि टू बैलेंस कैरेट डाउन 70,000। एक चीज, प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी प्रोविजन है अपना, प्रोविजन सारे अपनी होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है। अगर ये एसेट्स होता तो उसका क्लोजिंग बैलेंस होता वो क्रेडिट साइड होता और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड हो जाता। ठीक, अब हमें न्यूमेरिकल में नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी करंट ईयर में जो टैक्स मेड किया गया है वो क्या है 80,000 रुपीज का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड किया हुआ है करंट ईयर में 80,000 रुपीज का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 80,000 रुपीज। ठीक है, जितना हमारा इस बार जो मेड किया गया था वो हमने 80,000 लिख दिया। अब इसका टोटल कर लेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो इधर आ जाएगा टोटल 1,20,000, इधर आता है 1,20,000, और 1,20,000 में से 70,000 रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस है। इट मीन्स हमारा इधर कितना बैलेंस आया होगा, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं तो 50,000 की बैलेंसिंग फिगर आई, मतलब टू बैंक। इसका कहने का मतलब ये है कि करंट ईयर में हमने इतने रुपए का, यानी 50,000 रुपीज का टैक्स जो है वो पे किया है। हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करके निकाला तो बैंक से हमारा निकल के आया 50,000 रुपीज। मीन्स करंट ईयर में जो हमने टैक्स पे किया है वो हमने 50,000 रुपीज का टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट और लेजर बनाते हैं, इसमें हमें एडजस्टमेंट दे रखी है बिल्डिंग से रिलेटेड। तो बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी है, तो बिल्डिंग से रिलेटेड एक और बना लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बनाएंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट, सेम फॉर्मेट होगा इसका भी। ठीक है, अब इसको बनाना शुरू करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस हमें बिल्डिंग का दे रखा है यहाँ पर 6 लाख, क्लोजिंग भी 6 लाख, दोनों ही 6 लाख रुपीज दे रखे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस BT 6 लाख रुपीज। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है और क्रेडिट बैलेंस
क्रेडिट साइड क्लोजिंग बैलेंस होता है, बाय बैलेंस BD सेम टू सेम 6 लाख रुपीज में, दोनों साइड 6 लाख रुपीज के दे रखे। अब एडजस्टमेंट में हमें नीचे दे रखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में बिल्डिंग कॉस्टिंग 75,000 वाज परचेस, यानी करंट ईयर में हमने 75,000 की बिल्डिंग परचेस की है। तो टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट से हमने क्या किया है, ब्रैकेट में लिख देंगे परचेस 75,000 रुपीज की, जब हमने परचेस किया तो 75,000 का हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें क्या दे रखी है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है एन ओल्ड बिल्डिंग दैट बुक वैल्यू ऑफ विच वाज 63,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000, यानी एक बिल्डिंग 63,000 रुपीज की थी जिसको हमने 5,000 के लॉस पर सेल किया। तो सबसे पहले तो ये है 63 में से 5,000 माइनस कर देते हैं। तो 63 में से 5,000 जब माइनस करोगे तो आपकी बिल्डिंग कितनी की रह जाएगी, 63 माइनस 5 यानी कि 58,000 रुपीज की। तो यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल, जिससे हमें याद रहे कि हमने ये सेल किया था इसलिए अमाउंट आया है। तो 63 माइनस 5 58,000 रुपीज की हमने यहाँ पर एक बिल्डिंग सेल कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर अपना लॉस कितना आया था, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, जो हमें बिल्डिंग सेल करने पर लॉस हुआ था वो हुआ था 5,000 रुपीज का, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आती है। अब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। इधर क्या था 6,75,000, तो 6,75,000 इधर ज्यादा है इसलिए मैंने इधर का टोटल पहले किया, उधर ज्यादा था प्रोविजन फॉर टैक्स में, तो मैंने इसका टोटल पहले किया था। अच्छा इधर कितना आ रहा है, 58 प्लस 5 63 और 6,63,000 अपना आ रहा है। इधर आ रहा है 6,75,000, तो 6,75,000 माइनस 63, 6,75,000 माइनस 6,63,000 कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो इधर आ रहा है 12,000 रुपीज का डिफरेंस, इधर भी सेम टोटल आ जाएगा 6,75,000। अच्छा अब ये 12,000 किस चीज का डिफरेंस है, क्या लिखे यहाँ भाई, सेल्स तो हो चुकी, सेल नहीं लिख सकते, इधर परचेस हो परचेस भी नहीं लिख सकते, लॉस भी है लॉस भी नहीं लिख सकते, इधर डेप नहीं हुआ है तो इधर डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी बिल्डिंग में ये बैलेंसिंग फिगर आ गई अपनी डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है। तो बिल्डिंग में 12,000 रुपीज का अपना डेप हुआ है। तो ये वर्किंग नोट हमारे कंप्लीट हो गए। एक तो हमने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 2,40,000 जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले। एक प्रोविजन फॉर टैक्स हमने निकाल लिया, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो मेड किया है 80,000 और पेड किया है 50,000। मेड अपना वर्किंग नोट में ऐड होता है जो हमने यहाँ पर ऐड किया था, और पेड अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे नीचे माइनस करते हैं, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग है जिसमें कि अपना सेल हुई है, परचेस भी हुई है, लॉस हुआ है, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिक्वायरमेंट है, डेप्रिसिएशन की भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिक्वायरमेंट है। ये हमारे यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट हो गए, यानी कि वर्किंग नोट हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, आप लोग इसे कॉपी कर लोगे, ठीक है। यस, तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। आपने ये सब कॉपी कर लिया होगा, नोट्स टू अकाउंट, ये वर्किंग नोट हमने बनाए थे सब कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। अब आगे वो करना स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे अब क्या करना है हमें। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या मैंने फॉर्मेट बना रखा है, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट इन द बुक्स ऑफ दक्ष लिमिटेड। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ दक्ष लिमिटेड, जो कंपनी का नेम दे रखा है, ठीक है। अब हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए एक्टिविटी हम करेंगे। ए एक्टिविटी कौन सी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारी होगी सबसे पहले ए एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो हमने नोट वर्किंग नोट किया था उससे हमने कैलकुलेट किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा निकल के आया था 2,40,000 रुपीज। तो सबसे पहले डिटेल वाले कॉलम में हम लिख देंगे 2,40,000 रुपीज। इसके बाद हमारी एडजस्टमेंट स्टार्ट होंगी। एडजस्टमेंट में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट में हमारा लिखा जाता है इस जगह पर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो हम लिखेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है कौन कौन से, ठीक है, वो इसमें चेक करेंगे बुक में। हमारे पास देखो गुडविल तो कोई इसमें है नहीं, डेप्रिसिएशन हमारा निकला था जो हमने उससे निकाला था लेजर की हेल्प से, ठीक, और लॉस भी हमारा निकला था, बस यही सारी चीजें दे रखी हैं और उसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। करते हैं
ठीक, तो अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो बिल्डिंग का लेजर बनाया था, बिल्डिंग का लेजर जो हमें दे रखा है, उस बिल्डिंग के लेजर में हमारा कैलकुलेट होकर आया था लॉस, यानी हमें जो एडजस्टमेंट में दे रखा है कि हमने बिल्डिंग लॉस पर सेल की थी, सबसे पहले लॉस यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स एसेट सेल करने पर लॉस हुआ था अपना 5000 रुपीज का। दूसरा, बिल्डिंग पर हमारा डेप्रिसिएशन हुआ था, तो डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन अपना कितना हुआ था, डेप्रिसिएशन निकल के आया था 12000 रुपीज, जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली थी, तो ये हमारी कैलकुलेट होकर आई थी। और इसके अलावा हमारा क्या है यहाँ पर, हाँ, हमारी इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी दे रखी है, इंटेंजिबल एसेट पेटेंट दे रखी है, यहाँ गुडविल नहीं दे रखी, तो पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स दे रखी है, जो प्रीवियस ईयर में थे 50,000 के और करंट ईयर में 45,000। इट मीन्स 5,000 रुपीज के हमारे जो हैं पेटेंट अमोर्टाइज हुए हैं। अमोर्टाइज मीन्स डेप ऑन इंटेंजिबल फिक्स एसेट, तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट या पेटेंट अमोर्टाइज हमारे हुए टोटल 5,000 रुपीज के, तो यहाँ पर हम इसको नोट कर देंगे 5,000 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा हमारी कोई भी नॉन करंट और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की कोई एक्टिविटी नहीं है जिसका हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करें, तो यहाँ पर हम इनका टोटल कर देंगे और टोटल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल निकल के आता है, क्या आता है, 2,40,000 प्लस 12,000 2,52,000 प्लस 10 2,62,000। ये अमाउंट हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी कि वर्किंग कैपिटल से पहले अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट होकर हमारा आ गया है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल स्टार्ट हो जाएगी, यानी पहले ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। यहां पर ऐड होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहां ऐड हो जाएगी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स यहां पर ऐड हो जाएगी। दो चीजें यहां पर ऐड होंगी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर करंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म बोलेंगे बैंक लोन तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में चला जाता है, तो यहां पर आएगा नहीं। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रेड पेबल, यानी क्रेडिटर दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर में 60 के थे, करंट में 45 डिक्रीज हुए, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे, इंक्रीज करंट लायबिलिटी आती है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग नोट में हो गया और उसका लास्ट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स इन्वेंट्री क्या हुआ है, सबसे पहले इन्वेंट्री यहाँ पर इंक्रीज हुई है, तो उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी इंक्रीज हुए हैं, इनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। अब एड आइटम तो कुछ नहीं है, तो लेस आइटम। लेस आइटम कौन कौन से हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, एड आइटम जब कुछ नहीं है और लेस आइटम है, तो हम लेस आइटम का यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देंगे, एड आइटम को हम इग्नोर कर देंगे, या फिर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते ही नहीं है, क्योंकि जब जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी हमें जरूरत भी नहीं है इसको नोट करने की। यहां से हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से आइटम आएंगे, सबसे पहले हम लायबिलिटी को देख लेते हैं। लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इस जगह पे हमारे डिक्रीज हुए थे 15,000 रुपीज के, तो वो आ जाएंगे 15,000 रुपीज के ट्रेड पेबल्स लिख देंगे हम यहाँ पर 15,000 माइनस की वैल्यू इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम ट्रेड पेबल्स होकर। ट्रेड पेबल्स के बाद नीचे आएंगे इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है 5,000 रुपीज की, तो इन्वेंट्री भी आ जाएंगे यहाँ पर 5,000 रुपीज की। ₹5,000 की इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, वो भी यहाँ पर आ गई। 5,000 रुपीज की इन्वेंट्री इंक्रीज होने के बाद हमारा यहाँ पर है ट्रेड रिसीवेबल भी यहाँ इंक्रीज हुए हैं 75,000 रुपीज के, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल
ये अपने इंक्रीज कितने के हुए थे, 1,95,000 माइनस 120 मीन 75,000 रुपीज के। टोटल मिला के ये अमाउंट अपना डिक्रीज हुआ है, तो ये माइनस की वैल्यू आ गई, तो इसे माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ 75,000 प्लस 5,000, 75 प्लस 5 80, 80 प्लस 15 95, तो 2,62,000 में से 95,000 अपना माइनस कर देंगे। 2,62,000 से 95,000 जब माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 1,67,000 रुपीज। 1,67,000 रुपीज हमारा यहाँ पर प्लस की वैल्यू आ गई। अब ये हमारा क्या निकल के आया, यहाँ पर निकल के आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि ये हमने जो ऑपरेशन किया है पूरा वर्क किया है, इससे इतना कैश जनरेट हुआ 1,67,000 रुपीज का। अब इसमें से लेस करेंगे टैक्स पेड, करंट ईयर में जो भी हमने टैक्स पेड किया होगा वो इसमें से लेस कर देंगे। तो हमने वर्किंग नोट बनाया था जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का जो लेजर बनाया था, उस लेजर में से हमने जो पेड किया था टैक्स, वो कितना परसेंट टैक्स पे किया था, उसमें टैक्स हमारा कैलकुलेट होकर जो निकल के आया था वो टैक्स हमने पे किया था 50,000 रुपीज का। तो 50,000 रुपीज यहाँ पर टैक्स पेड के लेस हो जाएंगे, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हमारा यहाँ बैलेंस निकल के आएगा 117,000 यानी 1,17,000 रुपीज। तो 1,17,000 रुपीज जो अपने यहाँ पर बैलेंस निकल के आया है, यही हमारा आंसर हो गया किसका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये वैल्यू प्लस किया है इसलिए फ्लो फ्रॉम, और माइनस किया थी तो यूज्ड इन। इसका फाइनल आंसर बाहर लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में 1,17,000 रुपीज। यहाँ पर हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ स्टार्ट हो जाती है। बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी यहां से स्टार्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या लिखेंगे, जो अपनी जितनी भी नॉन करंट एसेट्स होती हैं तो उन सारी एसेट्स का परचेज और सेल्स हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बिल्डिंग का लेजर जो हमने बनाया था उससे हमारा निकल के आया था, बिल्डिंग की परचेज हुई थी 75,000 की और सेल्स हुई थी 58,000 रुपीज की। सबसे पहले सेल यानी प्लस वाले आइटम लिख देते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग के सेल करने से जो हमें अमाउंट मिला था वो कितना मिला था, 58,000 रुपीज की सेल हुई थी, तो हमने यहाँ अमाउंट लिख दिया 58,000 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑफ परचेस ऑफ बिल्डिंग जब हमने परचेस की थी तो पेमेंट फॉर परचेस ऑफ बिल्डिंग परचेस करने पे हमने पेमेंट कितने किया था, एडजस्टमेंट दे रखा है फर्स्ट 75,000 की बिल्डिंग हमारी परचेस की गई थी। माइनस की वैल्यू को फिर से ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स में बी पॉइंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं था, करंट ईयर में 75,000 मींस करंट ईयर में इतने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किए हैं। तो 75,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जब हम परचेस करेंगे तो वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पेमेंट फॉर परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेस किए हैं उस पर हमने पेमेंट किया कितने का, 75 का, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 0 बैलेंस है, करंट ईयर में 75 है, मीन 75। इसके अलावा और कोई इनकम्स या और कोई हमारे पास एसेट्स का सेल या परचेस कुछ भी नहीं दे रखा है। तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन करके क्या निकल के आएगा, अपना फाइनल बैलेंस निकल गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो 75,000 1,50,000 प्लस माइनस की वैल्यू है, 150,000 में से 58 माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू निकल के आएगी 92,000 रुपीज। मीन्स 92,000 रुपीज हमारी ये माइनस की वैल्यू निकल के आ गई। हम यहाँ पर लिख देंगे 92,000 रुपीज माइनस की वैल्यू बाहर अमाउंट वाले कॉलम में, और यहाँ सामने लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में टोटल जो कैश हमने यूज किया है वो 92,000 रुपीज का कैश हमने यूज किया, जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 1,17,000 का कैश का हमारे पास इनफ्लो हुआ था, यहाँ पर आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होती है नेक्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो
अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। यस, तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। तो सी एक्टिविटी होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट देखेंगे हम। शेयर कैपिटल में कुछ इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हुआ, और हम देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो नहीं हुआ, और उसके बाद करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग में, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कोई पेमेंट होते हैं तो उनको ट्रीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 4 लाख थी और करंट ईयर में हो गए 6 लाख रुपीज। तो यहाँ पर आ गया इशू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि इससे हमें पेमेंट रिसीव हुआ है इशू ऑफ इक्विटी शेयर से। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितने रुपए के हमें रिसीव हुआ? टोटल 2 लाख रुपीज। 6 लाख माइनस 4 लाख रुपीज के हमें इस तरह से 2 लाख रुपीज का अमाउंट रिसीव हो गया। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग पे आ जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग प्रीवियस ईयर में 2 लाख थी और करंट ईयर में 1 लाख हो गई। इट मींस इसका हमने रीपेमेंट कर दिया है। तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारे कितने रुपीस की हैं? यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग हमें जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपीस की और करंट ईयर में 1 लाख रुपीस की। तो 2 लाख माइनस 1 लाख मीन्स 1 लाख रुपीस का हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग का रीपेमेंट कर दिया, यानी रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग, यानी बैंक लोन प्रीवियस ईयर में 10,000 था, करंट ईयर में निल हो गया, मीन्स पूरा 10,000 इस करंट ईयर में हमने पे कर दिया। तो रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन लिख लो या शॉर्ट टर्म बोरिंग लिख लो। कितने रुपीस के? 10,000 रुपीज का पेमेंट हुआ था इस ईयर, पूरे 10,000 रुपीज माइनस कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद और कोई लायबिलिटी नहीं बचती है, बस हमारा प्रपोज डिविडेंड रह गया लास्ट में, जो हमें दे रखा है कि प्रपोज डिविडेंड इसमें कितना करना है। तो प्रपोज डिविडेंड के लिए बोला हुआ है प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर का हमने वर्किंग नोट में ऐड किया था नेट पर बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, वही प्रीवियस ईयर का यहाँ माइनस किया जाता है। करंट ईयर का प्रपोज कर रहे हैं वो फ्यूचर ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ डिविडेंड कर देंगे, ऑफ डिविडेंड, यानी कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है? करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमें दे रखा था 80 और प्रीवियस का 60, तो 60,000 यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, बस लास्ट, ठीक है। अब इसका फाइनल हम आंसर निकालेंगे कि कितना निकल के आता है इसका, ठीक है। तो 1 लाख माइनस की वैल्यू है, 10,000 माइनस की वैल्यू है, 60,000 माइनस की वैल्यू है। तो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 प्लस 60,000, 1,70,000 और 2 लाख प्लस की वैल्यू है। तो 2 लाख माइनस 1,70,000, 30,000 प्लस की वैल्यू यहाँ पर निकल के हमारी आ रही है। इसको 30,000 को हम बाहर लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में, ठीक है। अब इसके साथ में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहां तक हमने तीनों एक्टिविटी सॉल्व कर ली। ये हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये पूरा एक ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद आगे कहानी स्टार्ट होती है। मेन जो चीज है वो यहाँ स्टार्ट होती है। वो क्या स्टार्ट होती है इस न्यूमेरिकल की? यहां तक तो हम अलग अलग भी सॉल्व करते हुए आ रहे थे। अब अमाउंट वाले कॉलम को क्लोज कर देंगे। ये हमारा कॉलम, वो वाला कॉलम यहीं तक कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अमाउंट वाले कॉलम को यहाँ पर क्लोज कर दिया जाता है। जब अमाउंट वाले कॉलम को क्लोज करते हैं तो करते कैसे हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं नेट चेंज या नेट इंक्रीज या डिक्रीज। पहले देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी 1,17,000 रुपीज की प्लस की है और 30,000 यही प्लस का है, यानी ओवरऑल हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कैश में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस, या फिर नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी ए प्लस एक्टिविटी बी प्लस एक्टिविटी सी, यानी तीनों एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों है, सॉरी फाइनेंस एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटी का टोटल कर देंगे। मीन्स 1,17,000 प्लस 30,000 माइनस 92,000, तो 1,17,000 और 30,000 हो जाते हैं अपने 1,47,000। 1,47,000 माइनस 92,000, तो हमारा बैलेंस निकल के आता है 55,000 रुपीज। यहाँ पर हमारा जो नेट चेंज निकल के आ रहा है, यानी कि नेट इंक्रीज निकल के आ रहा है 55। हमारा करंट ईयर में कैश 50,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया है, यानी कि टोटल एक्टिविटी से हमने इनफ्लो किया है 55,000 रुपीज का। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैश एंड बैंक बैलेंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी करंट ईयर के बिगिनिंग में, यानी कि प्रीवियस ईयर में हमारा कैश और बैंक बैलेंस कितने रुपए का था। तो हमारे क्वेश्चन में कैश और बैंक बैलेंस दे रखा है लास्ट में। प्रीवियस ईयर में हमारे पास 30,000 रुपीज का बैलेंस था, तो वो 30,000 रुपीज का हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 55 प्लस 30 हमारा हो गया 85,000। तो 85,000 जो हमारा आंसर निकल के आया है, ये हमारा कैश और बैंक बैलेंस जो करंट ईयर का है, क्लोजिंग बैलेंस है, उसके इक्वल होना चाहिए। आप बुक में आंसर देखिए, उसके इक्वल है, मीन्स हमारा ये न्यूमेरिकल सही है। तो इसके सामने लिख देंगे कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ये हमारा कैश फ्लो यहाँ पर खत्म हो गया, न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होते हैं तो आप अपने डाउट्स जो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर जाकर के हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारे ये न्यूमेरिकल कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट देकर के बताएं, ठीक। और अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।